तो ये 150वीं जयंती जो है, ये निर्णय तो ठीक है, इसका स्वागत करना चाहिए, पर इनका जो निर्णय किया, कोई इन्वॉल्वमेंट दिखता नहीं मुझे तो कहीं देश के अंदर। ऐसे प्रोग्राम के अंदर तो बड़े रूप में समिति बनती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, पता नहीं इन्होंने बनाई नहीं बनाई। उसमें बड़े बड़े साहित्यकार, पत्रकार भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी लोग भी होते हैं, और एक प्रकार से बहुत तरीके के साथ में मनाया जाता है। जो पहले भी कभी महात्मा गांधी की जयंती या कोई स्थिति आई हो इतिहास की, पर पता नहीं ये क्योंकि गिल्टी कॉन्शियस है लोग, इनका विश्वास ना कभी संविधान में रहा। और वंदे मातरम की जो बात करते हैं, तो आप देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, कुछ तो मैं लिख के दूंगा आपको, वो मैं एक तो खड़गे साहब ने आज जारी किया है दिल्ली में, आप तक पहुँच गया होगा, वो मैं आपको भी पोस्ट करूँगा, अगर आप चाहेंगे फिजिकल कॉपी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो जिस प्रकार से 1896 के अंदर फ्रीडम फाइटर्स के प्रेरणा गीत बन गया ये, और कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में प्रथम बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको, तो कांग्रेस की ये गीत जो है वो जब से गाया गया तब से ही हमारी ब्लॉक कमेटी हो कांग्रेस की, या जिला हो या अधिवेशन हो, सब में गाया ही जाता है। मेरा आरोप है कि ये लोग जो है ये विरासत को समाप्त करना चाहते हैं। जो फ्रीडम मूवमेंट की शानदार विरासत देश के सामने है, त्याग की, तपस्या की, कुर्बानी की, उसको भुला करके ये आरएसएस जिसका कुछ संबंध नहीं था, जो अंग्रेजों के शासन के अंदर उनसे मिले हुए थे, ये लोग सभी तरह से मिले हुए थे, तो झंडा नहीं लगाया उन्होंने 50-52 साल तक, संविधान को माना नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर का महात्मा गांधी के पुतले जलाए हों जिन्होंने, और सरदार पटेल ने खुद ने बैन लगा दिया आरएसएस पे। अब इनको चांस मिला है धर्म के नाम पे सत्ता मारने का, ठीक है, पर उसका मायने ये नहीं कि आप जो है जो विरासत कांग्रेस की है उसको समाप्त करने का काम करें। कांग्रेस की विरासत वही है जो देश की फ्रीडम मूवमेंट की विरासत है। हमें गर्व इस बात का है, इस पार्टी से आपको अधिकार नहीं कि आप उसको विरासत को समाप्त कर दो और आने वाली पीढ़ी खाली आरएसएस को, बीजेपी को ही इतिहास में याद करे। ये मैं मंजूर नहीं है, ये मैं मंजूर नहीं। ये जो आपकी अप्रोच है उसको हम स्वीकार नहीं करते। हम चाहेंगे कि ये जो क्षण है 150वें जयंती का, उसको आप उस ढंग से मनाएं जिससे कि पूरा देश इन्वॉल्व हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन जो भी हैं, सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसके अंदर। एक तरफा जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम हो, सरकारी धन के दुरुपयोग करके सरकार इनकी है ऐसा मैसेज दे रहे थे कि ये वो बीजेपी का खुद का प्रोग्राम है, जबकि इनको पूरे मुल्क को गर्व है। ये वंदे मातरम बोलते हम लोग, सबको गर्व होता है, और कांग्रेस तो बोलते आई है, जब से ये गीत गाया तब से बोलती आई है। आपने बोलना भी शुरू किया। आपका तो जो पहले वो नमस्ते सदा नमस्ते, यही है ना इनके गीत। ये पूछो कभी आपने शाखाओं में वंदे मातरम का गीत गाया क्या? कभी गाया क्या? कभी चर्चा भी की क्या आपने? चर्चा भी की क्या कभी वंदे मातरम की? अब आप सरदार पटेल को एडोप्ट कर रहे हो। अरे आपके आरएसएस पे बैन लगाया, महात्मा गांधी हत्या के अंदर उनकी विचारधारा के लोगों का हाथ था, ये सरदार पटेल ने कहा उस वक्त में, उसको आप अपना रहे हो, उनका स्मारक बना रहे हो लोगों में मैसेज देने के लिए। ये आपकी राजनीति है। आपके दिल में ना महात्मा गांधी है, ना सरदार पटेल है, ना ये आपका वंदे मातरम गायन है।
ये तो कांग्रेस की विरासत है, इसको आप चुराना चाहते हो, ये हमें मंजूर नहीं है। इस वजह से भी साजिश भी है, देश के इख्तियार को विरासत राष्ट्रीय प्रतीकों पर अपना अधिकार कैसे जमाए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये मौका ऐसा है कि सबसे पहले 1937 के अंदर यूपी विधानसभा के अंदर इसको प्रारंभ किया गया गीत के रूप में। से ये जब शुरुआत और 1938 के अंदर पंडित नेहरू ने खुद ने जो है ये कहा कि पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से ये गीत सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे जनता के गीत न तो किसी के मन पर थोपे जाते, न ही अपनी मर्जी से ये अपना आप ही ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। और 37 के अंदर जब पुरुषोत्तम दास टंडन थे अध्यक्ष वहाँ के, तब ये गीत को शुरू किया गया गाने के रूप में यूपी विधानसभा के अंदर। ये बात है 37 की। उसी वर्ष जो है फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इसको वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में माना गया। आप कल्पना कीजिए, इतिहास गर्व करने लायक है। उसमें अभी ये सत्ता में आ गया, अलग बात है। आज भी इस देश को जो कांग्रेस की है, उसकी विचारधारा की है, हमारा मानना है। और जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये लोग जिस प्रकार से अंग्रेजों के साथ में रहे तो सबको मालूम है। पर दोनों गीत जो है, जनगण मन भी और ये वंदे मातरम भी, इन दोनों पे कांग्रेस गर्व करती है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये जो तरीका अपनाया उन्होंने और जिस खतरनाक तौर से चल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं धन बल के आधार पर, और लड़ी विचारधारा की होनी चाहिए, वो होने की बजाय ये जिस प्रकार धर्म के नाम पर राजनीति करके चुनाव जीत रहे हैं। और मेरा मानना है कि जनता धीरे धीरे समझ गई है और आने वाले वक्त के अंदर इनको जवाब मिलेगा जनता से भी। आज दबाव में इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो देख लो राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी वाली 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरा देश हिल गया है कि ये वोट चोरी से अगर चुनाव जीतेंगे तो मायने क्या होगा लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र को खतरा जिस मुल्क में हो, जुडिशरी दबाव में एजेंट इनके पास दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, लंबी कहानी में रोज बोलता रहता हूँ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस मौके पर आपको याद किया कि अब ये जो है विरासत को किस प्रकार समाप्त करें, जो फ्रीडम मूवमेंट की विरासत का देखने दुनिया में लोहा मानती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के बल पर जो है ये मुल्क आज़ाद हुआ, त्याग कुर्बानियाँ, जेलों में बंद रहे लोग, फांसी के फंदे पे चढ़े हों, नॉन वायलेंस का जो नाम बड़ा हुआ है देश दुनिया के अंदर, उसकी पहचान महात्मा गांधी के साथ में और देश के साथ में। उस विरासत को ये कैसे कोई बहाने से ये तो इसमें भी राजनीति करते हैं, वंदे मातरम गीत के माध्यम से भी धार्मिक भावना भड़काते हैं। जैसे कि मैं चाहूँगा कि ये वंदे मातरम का गीत अपना आप के अंदर संदेश देता है भारतवासियों को। उस जमाने में देता था जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके फ्रीडम मूवमेंट लड़ाई लड़ते थे, तब ये उनका प्रेरणा स्रोत था गीत। उनको भी ये चुरा करके चाहते हैं विरासत को बजा दें। ये बात स्कूलों में और मदरसों में भी कंपल्सरी कर दिया है वंदे मातरम, स्कूल और मदरसों में भी कंपल्सरी, कैसे देखें? ये इनका एजेंडा है। अगर आप सबसे बात करके कोई फैसला करते हो तो किसी को एतराज नहीं है, हर जगह से ही कर रहे हैं लोग। इवन आप इलेक्शन कमीशन जो है ये SIR की बात करते हैं। अगर वो मान लो SIR के सब पार्टी बुलाते बात करते तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट चाहते हैं कि इसमें कुछ कमी नहीं रह जाए
और तो आईटी का जमाना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सबका सहयोग चाहिए, सुझाव दीजिए। कोई स्थिति नहीं बनती है, पर जो पकड़े गए एक जगह पर, उसके बाद में आप स्वीकार नहीं करो, जांच नहीं करवा रहे हो, उसके साथ एफिडेविट दो। तो ये पूरा एजेंडा ये है किस प्रकार से हम अपनी बात को थोपें। एक गहलोत साहब जब सत्ता पक्ष अपने सत्ते के पावर पे खंडित करते जा रहा है, तो कांग्रेस अपना क्या कर रही है? कांग्रेस का भी क्या कर्तव्य है? काहे के लिए कहा आपने? जब सत्ता पक्ष अपने सत्ता की पावर की मिस यूज कर रहा है, हर चीज खंडित करते जा रहे, विधान को भी कर रहे हैं। भाई तो कांग्रेस तो अपना अभियान चला ही रही है। कांग्रेस तो अपना अभियान चला सकती है पुलिस के अंदर, और वायलेंस तो हम कर नहीं सकते। इनका विश्वास वायलेंस में है, हमारा विश्वास नॉन वायलेंस में है। हमारा हर एक्शन, हमारा हर धरना प्रदर्शन नॉन वायलेंस के आधार पर होगा। लोगों को लगता है भाई कि अजय आपने क्वेश्चन कर लिया, क्या ये वोट चोरी के अभियान ब्लॉक तक गया है, गांव तक गया है? नहीं गया क्या पब्लिक में? और किसी गांव में चले जाओ, वोट चोरी की बात लोग करते हैं, तो वोट चोरी कैसे रोकी जाए, चिंता करें वो भी। बिहार चुनाव के बीच में ऐसे अभियान चलाना ठीक है मायने? बिहार चुनाव हो रहे हैं, बीच वंदे मातरम जैसा अभियान चलाया जा रहा है। नहीं, ये तो चुनाव का, ये तो डेट है, तो डेट के हिसाब से तो अनाउंसमेंट हो सकता है, पर जिस रूप में चला रहे हैं ऐसा उस पर इन्वॉल्वमेंट नहीं किया सबको। भाई आप बिहार के अंदर जब 10,000 में बांटे जा रहे हैं, चुनाव चल रहा है, ऐसा कभी हुआ क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और नेशनल हाईवे बनी थी, सब जगह उनके बोर्ड लग गए थे, उनकी फोटो वाजपेयी जी की बोर्ड लगे थे। आपको याद हो गए लोगों को। चुनाव शुरू हुए पार्लियामेंट के, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, उसी दिन आदेश दिया गया, इलेक्शन कमीशन आदेश दिया, तमाम बोर्ड हटने चाहिए वाजपेयी जी की। तो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, तभी हटे ना बोर्ड। अब जो देखिए आप, इलेक्शन कमीशन की मिली भगत जो सरकार थे, और जिस रूप में वो फैसले कर रहा है, जवाब दे रहा है एलओपी को, उसको अपन क्या कहेंगे? तो आपका जो क्वेश्चन तो मौजूद क्वेश्चन है, पर स्थिति है कि हम तो बात ही कर सकते हैं, पब्लिक को आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी ने क्या कर पर भाई, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, पब्लिक भी आ गया है, जनप्रतिनिधि आ गया है, देश को बचाना सबको मिलकर बचाना पड़ेगा ना। गहलोत साहब, कल एक मशाल जुलूस निकाला गया था, उस मशाल जुलूस के अंदर कुछ कार्यकर्ता और बाकी के खिलाड़ी मौजूद थे, पर जब वो जुलूस जो है अमर जवान ज्योति पे पहुंचा, तो सारे के सारे लोग जूते पहन के अमर जवान ज्योति पे चले गए, गार्ड रोकता रह गया। कौन लोग थे वो? भाजपा वाले। तो फिर उनके लिए कोई मायने नहीं रखती बात, उनके लिए कोई मायने रखती ही नहीं बात। सरकार हमारी चल रही है ना। आप पूछे इससे बड़ा बेशर्मी बात क्या होगी कि धरना दो अगर मौसी भी जाके, तो आपको पैकेज मिलेगा। तो मैंने कल पत्र लिखा मुख्यमंत्री महोदय को कि आप मुझे बताइए कि धरने हुए जैसलमेर की घटना पर जब बस में आग लग गई थी, फड़ोदी में जब बतौड़ा के अंदर लोग मर गए थे, धरने हो गए वहाँ पर, मुर्दा घर पे जहाँ लाशें होती है, आपने पैकेज घोषित किया। मैं जोधपुर गया तो मैंने उनको फ़ोन भी किया, मैंने कहा ये अभी तो कोई घोषणा नहीं की आपने, ये घोषणा 2 घंटे में होती, 4 घंटे में होती है, ऐसा माहौल होता है उस वक्त में, उनके मायने होते हैं। मैंने कल किसी बात करी अधिकारी से, वो कह रहे संवेदनशील सरकार है, इनके दिमाग में बात आती नहीं है क्या महत्व है। आज 3-4 दिन रहेंगे आपकी जयपुर वाली घटना को लेके, 3 दिन हो गए। आज एक बच्ची मर गई जिसमें मिल गया था कल। आप मुझे बताइए, 3 लोग पहले परिवार के मर चुके हैं, चौथी बच्ची थी ये, वो मर गई। आज उनकी जातिवाद लोग इकट्ठे हुए हैं, पता नहीं क्यों मुझे कहाँ हुए अजीतगढ़ पे, अब वो धरना दे रहे हैं वहाँ पर। एमएलए साहब चले गए, साहपुरा वाले हमारे मनीष यादव जी, तब हलचल हो रही है सरकार में। कल मैंने पत्र लिखा, वो पत्र पता नहीं पहुंचा नहीं बोला मुख्यमंत्री पर, मुझे डाउट लगता है। तो ये स्थिति है सरकार की, धरना दो, प्रदर्शन करो, तब पैकेज दोगे आप।
और जो हमारी खुद की स्कीम है हमारे वक्त की, वो भी नहीं मिला उनको आज तक। जो 5 लाख 10 लाख की स्कीम है ना, कोई मतलब नहीं इनको। ये स्थिति है। लोग साहब, सरकार एक निर्णय लेने जा रही है, अभी तक लिया नहीं है। राजनेताओं के बच्चों से जुड़ा हुआ, जिसके 2 बच्चों से ज्यादा होते हैं वो चुनाव लड़ सकेगा, ऐसा निर्णय लेने जा रही है। किस तरीके से देखते हैं इस निर्णय को, अगर लेती है सरकार? अभी काल्पनिक बात है तो लेंगे तब बात करेंगे। साहब 9 साल की आपकी सरकार ने 5000 गज जमीन दी थी प्रतापनगर में अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए, वो आज सरकार ने कैंसिल कर दी मुख्यमंत्री के स्तर पे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे ध्यान नहीं इसका, मैं पता करता हूँ उसके बाद में बोलता हूँ। सर, गुजरात में डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू है, उसकी तर्ज पर यहाँ भी सरकार एक नया कानून ला रही है। किसी भी रम विशेष की प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए पहले कलेक्टर की परमिशन होगी और कलेक्टर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करेगा। देखिए, आप अगर ऐसी समस्या है कि मुझे ध्यान आकर्षित करेंगे तो मैं जब एक शब्द काम लिया था, राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। इसका मतलब यही है, आप कहीं चले जाओ, लोग तो दुखी हैं, इतने फाउल खेले जा रहे हैं। जैसे जमीन की आपने बात करी, कई फैसले हो रहे हैं, तो चारों ओर ऐसी स्थिति है। लोग कहते हैं हम किन के पास जाएं शिकायत करने के लिए। एमएलए हाथ खड़े कर चुका है, बीजेपी खुद के एमएलए हमारी चलती नहीं है। उनके मंत्री कहते हैं मेरी बात मेरा सेक्रेटरी सुनता नहीं है। तो ऐसी स्थिति कभी देखी नहीं हमने कभी राजस्थान में। मैं तो कहूँ मुख्यमंत्री खुद की सुनाई होती नहीं होती, मुझे डाउट लगता है उसके अंदर, पता नहीं। हेलो साहब, आपकी सरकार मैंने इसलिए कहा मुख्यमंत्री जी आपको कल की नहीं सोचना जी, और तरह से काम करो। क्यों काम है? मैं हर वर्ड में बोलता हूँ, मैं सोच के बोलता हूँ मैं, पर कोई पता नहीं। आपकी सरकार में जो मंत्री रहे, अब वो कहते बोलेगा साथ दो, उस मुख्यमंत्री ने क्या कहूँ? जो कहते हैं कल वो भाषण में पढ़ कर सुन रहा था, या तो फेक न्यूज हो गया तो, और फेक नहीं है। कोटा वाली बात छोड़ो, कल वो और यहाँ बोले होंगे, वही पता नहीं कहाँ बोले होंगे, पर मीडिया में आ रहा था जैसे कोटा में बोले वही बात वो बोले वापस। अहंकार का साथ दो, बुराई का साथ दो, कोई बोल सकता है कोई मुख्यमंत्री? समझ में आता है। मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि सलाहकार कौन है। ये गहलोत साहब तुम्हारा क्वेश्चन हो गया चुनाव में कल वसुंधरा जी और भजनलाल शर्मा पहली बार एक साथ रोड शो करते नजर आए। किस तरह का माहौल नजर आना, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ बिहार में फर्स्ट फेज के वोटिंग हो चुकी है, तो वहां पर माहौल, क्योंकि इस बार वोटिंग सबसे ज्यादा हुई है अब तक की वोटिंग, तो बिहार का पहले आप बता दें फिर हम बता दें। नहीं, बिहार में तो जो रिपोर्ट मैंने ली है सुबह से ही, तो हमारे जो लोग लगे हुए हैं ऑब्जर्वर वगैरह हैं, वो रिपोर्ट अच्छी बता रहे हैं कि महागठबंधन के पक्ष में काफ़ी मतदान हुआ है। और ये जो पोलिंग बढ़ी है, इसका इंतजार है कि वास्तविक क्या है, थोड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि वो हथकंडे सब अपना रहे हैं। ये प्रवासी राजधानी जो प्रवासी बिहारी जो हैं, उनको ट्रेनों में लाया गया है वहाँ पर बिहार के अंदर, टिकट दिए गए बीजेपी द्वारा, तो इलेक्शन खर्चे में तो आएंगे नहीं, ठीक है। और जो नहीं आए हैं उनके लिए योजना बना रहे हैं लोग, जो खबर आ रही है, जो नहीं आ पाए उनका लिस्ट बन करके पहुंच गई है सब जगह पूरे बिहार के अंदर। तो है नहीं यहाँ पर, बॉम्बे में, चेन्नई में, राजस्थान में, उड़ीसा में, तो वो वोट तो आप दे ही सकते हो, वोट तो आप दे ही सकते हो। तो जो इनकी मशीनरी है चुनाव के अंदर, वो कोई भी खेल कर सकती है। तो जो परसेंटेज बड़ी है, पूरी मेरे पास जो खबर आ रही थी, ये वाली जो मैंने बताई, ये नई बात है कि जो लोग आए नहीं हैं, लाखों लोग होते हैं ना, सब तो आ नहीं सकते, तो उनका क्या आप कोई बात ना भेज रहे हो, हाजिर लग जाएगी आपकी, वहां पे लगा देंगे। बीजेपी का कहना यह है कि गहलोत साहब तो राजनीति कर सकते हैं, रणनीति नहीं बना सकते। बात तो सोच समझ के क्या होगा, बीजेपी ने कहा वो सोच समझ के क्या होगा। मुझे जिन रणनीति की सीखा है वो तो मुझे खुशी हो।
बीजेपी के राजनीतिक कारों के पास में है तो अच्छी बात है। हम तो बगैर रणनीति चल के राजनीति निकाले। अंता वाला नहीं बता दीजिए साहब, पहली बार अंत में सीएम साहब और अंत में कांग्रेस जीतेगी। प्रमोद भाई के बारे में कह चुका, एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर भी है, सोशल वर्कर भी है, अच्छा काम करता है, गौशालाओं में भी, अस्पतालों में भी। मैंने आपको कई बार कहा दवाएं फ्री, मैंने बाद में करी होगी, पहले वहाँ कर दी उन्होंने। उनकी पत्नी और दोनों मिलकर सेवा करते हैं मरीजों की हर अटेंडेंट की। ये आज नहीं, 10 साल पहले मैं देख के आया था। तो जो पक्षियों का अस्पताल खोल दिया तो वो तो अच्छे काम करा और विकास खूब करवा दिए। जनता उनको जिताएगी। वो एक पिछली बार जो कुछ हुआ आपको मालूम है, एक अलग मामला था। वापस जीत रहे प्रमोजन भाई जीतेंगे। उसको आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, उनको पूछो ना। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, उनके कहने का मतलब दोनों साथ। अब वहाँ से चूंकि एक बीच में भी वो वीडियो देखा था जिसमें था कि अशोक चोपड़ा जी ने आपको बुलाया नहीं तो आप जाते। अनिल चोपड़ा ने आपको बुलाया नहीं, वरना आप उनके प्रचार के लिए जाते। यहाँ पर तो इन्होंने बुलाया ना प्रमोदन भाई ने, वो शायद चाह भी रहे कि साथ में एक मंच पे नजर आए। किनको आप और पायलट जा रहे नहीं साथ में, दोनों एक मंच पे एक रथ में नजर आए, मतलब ये सब चाह रहे। नहीं मुझे तो बिहार में जा रहा हूँ, वो तो मेरे जाके आया पहले सब तो फिर नहीं वो जैसे बोले ये दोनों साथ ना वहाँ पे अलग बात थी। ग्रामीण की बात तो मैंने कहीं इंटरव्यू में कह दी होगी, आपने तो सुन ली होगी। हाँ वो मैंने आजकल तो मीडिया वाले ही हैं, तो वो करके बुलवा देते हैं। मीडिया में नहीं वो तो आपका इंटरव्यू था। गहलोत साहब, प्रमोदन भाया अशोक गहलोत सरकार का सबसे भ्रष्ट मंत्री था, ऐसा राजेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, जो आपकी सरकार में अब यार कौन क्या कहता आप जान तो राजनीति में। वो लाल डायरी कहाँ गई फिर? लाल डायरी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया था लाल डायरी 27 तारीख को या 25 को आएंगे पीएम सीकर में, तब उस पर भाषण देंगे। पहले मैंने कह दिया, वो पूरी प्लानिंग हाईकमान से हुई थी, बीजेपी का हाईकमान से। लाल डायरी के इश्यू पर असेंबली बने उठाया जाए तो लाल डायरी खाली हो, लाल डायरी दिखा दी जाए, कलर वाली डायरी खाली थी वो। और मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, बोले खुद उस वाली बात है। तो इसलिए आप छोड़िए इनको। तो 5 लाख बना 25 लाख 50 लाख, 5 लाख बना 50 लाख, बताइए आप कितना डेमेज किया इन्होंने। कन्हैयालाल के परिवार बड़े बेचारे भूत रहे। आज वो कहते हमारे हो गया ना केस का, आज तक अमित शाह जी जवाब नहीं दे रहे हैं और आपके मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं। एनआईए का केस ले लिया, इतना गंभीर केस था, वो दंगे भड़क सकते थे, हमने कंट्रोल किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया सबने। तो कोई आगे की पता ही नहीं क्या हो रहा है। और आजकल तो पता नहीं स्थिति ऐसी बन गई है, मीडिया हो चाहे कोई भी हो, कि सबके मुंह पे ताले लगे हुए, मैं कह रहा हूँ, सोच में कह रहा हूँ। कल वो इनके सिंह थे, वो केंद्रीय मंत्री बिजली के, वो कह रहे 67,000 करोड़, यही बोला 62,000 करोड़, 62,000 करोड़ का घोटाला हो रहा बिहार के अंदर। कल वो भाषण दिया, कल परसों सुना होगा, आप पढ़ा होगा। क्या यार कांग्रेस राज में आप बताओ, को आरोप लग जाता 50 करोड़ के 100 करोड़ का, तो क्या मतलब मीडिया छोड़ता कांग्रेस को? क्या वो इश्यू नहीं बनता कंट्री के अंदर? हमारे लोग इस्तीफे हो गए, मुख्यमंत्रियों के, रेल मंत्री के, कानून मंत्री के, होम मिनिस्टर के इस्तीफे हो गए। कोई जनता क्या सोची होगी हमारे बारे में, क्या सोचेगी? और आज ऐसी जगह बैठी हुई है, मतलब नहीं सरकार ने जनता से कि जनता क्या सोचेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है। और मीडिया कुछ इश्यू बना दे रहा है। 62,000 करोड़ का कौन आरोप लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी नेता है वो, आज भी केंद्रीय मंत्री रहे हुए 2 बार, 10 साल तक मंत्री रहे, बिजली मंत्री रहे वो, अच्छा आदमी वो। मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे बराबर बात होती थी उनसे। एफिशिएंट मंत्री था वहाँ का, बिजली विभाग का। वो कह रहा है, देश सुन रहा है मौन होकर के, कोई रिएक्शन नहीं। बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इस देश की दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मारो।
किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, उस पर हम चल रहे हैं। अंतर में रोड शो भी है आपका। और कोई बात क्यों बीच राजस्थान में एफआईआर आपने जो स्कूल खोला है 300 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का फरमान सुना दिया शिक्षा मंत्री ने कि यहाँ पे तो बच्चे ही नहीं आते, 25 से कम आ रहे, जीरो नामांकन। और उस बिल्डिंग को सर उस बिल्डिंग को कलेक्टर को दे दिया जाएगा कि आप कुछ भी ऑफिस होकर कुछ भी खोल लो, स्कूल नहीं चलेगा। जब सरकार नामी चीज नहीं है मैं क्या कमेंट करूँ। मैं कह रहा हूँ सरकार नामी चीज है ही नहीं, कोई मंत्री जिम्मेदार लेने तैयार नहीं है, तो आप बता दीजिए उसका क्या हाल होगा। ये बात पॉलिटिकल नहीं है, आप खुद भी महसूस करते होंगे। आप महसूस नहीं करते हैं, आपसे हमें ज़्यादा बीजेपी वाला महसूस करते हैं, वो भी जानते क्या हो रहा है। ठीक है, सर एक आखिरी सवाल, चाय में चाय पियो, आइए हमारे। हाँ, हरियाणा में इतना बड़ा खुलासा हुआ, हरियाणा में इतना बड़ा खुलासा हुआ, सारी चीजें हुई, राजस्थान को लेकर के भी कुछ संभावना आपने जताई कि इस तरह की एक्सरसाइज राजस्थान में भी कर रही कांग्रेस। लोकल जो हमारे उम्मीदवार थे वो दिखा रहे कहीं कहीं जहाँ जहाँ डाउट है। जयपुर ग्रामीण सीट थी मान लीजिए, बहुत कम वोट आ रही वो, तो उसको दिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी इस तरह की संभावना, मतलब लोकल। थैंक यू।